Hello friends, welcome to our YouTube channel Navi with Study and Fun। आज हम बनाएंगे साइको टेस्ट डायरी, जिसको मानसिक योग्यता परीक्षण भी कहते हैं। इसमें 2 टॉपिक्स लेंगे हम, जिसमें पहला होगा अपना MS जलोटा मानसिक योग्यता परीक्षण, दूसरा होगा CS भाटिया निष्पादन बुद्धि परीक्षण माला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। MS जलोटा मानसिक योग्यता परीक्षण, इसमें है वो अपने आते हैं पहले शब्द भंडार। यानी शब्द भंडार का मतलब है कि एक शब्द दिया होगा, उसका हमें सही अर्थ बताना है कि इसका सही अर्थ क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। सुधा का अर्थ है, इसमें अ ब से और द मैंने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है विष, अमृत, द्योतक या फिर चारेज। तो क्या है सुधा का मतलब? अमृत। नेक्स्ट है कानन का अर्थ है, या शब्द भंडार से हम ये भी समझ सकते हैं कि समानार्थी शब्द हमें ढूंढना है। अगर शब्द भंडार से किसी को समझ नहीं आ रहा है तो समानार्थी शब्द का अर्थ समझ ले। समानार्थी शब्द मतलब समान अर्थ वाला। तो सेकंड जो अपना क्वेश्चन है वो है कानन का अर्थ क्या है? घर, कल्पत्रु, दानव या अरण्य। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कानन का अर्थ क्या होता है। घर, दानव, कल्पत्रु या अरण्य। तो इसका ऑप्शन होगा द अरण्य। कानन का मीनिंग होता है जंगल या घने वन। तो इसका हम समानार्थी शब्द ले लेंगे अरण्य। थर्ड क्वेश्चन है हरक का अर्थ क्या है? सुधा, सूखा, चक्रवात, अक्षर या तुषार। तो क्या है? अक्षर। फोर्थ क्वेश्चन है चक्षु का अर्थ है नेत्र, व्योम, कुक्ष या तम। तो ऑप्शन नंबर ए नेत्र। फिफ्थ क्वेश्चन है कपोत का अर्थ है तुषार, कबूतर, मरकट या कटी। तो कपोत को हम किस नाम से जानते हैं? कबूतर। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। असी का अर्थ है बाण, तड़ाग, तलवार या नक्षत्र। तो असी का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी तलवार। क्वेश्चन नंबर 7 पांचाली का अर्थ है तरंगिणी, द्रौपदी, रमणी या सुभद्रा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी द्रौपदी। द्रौपदी को पांचाली के नाम से जाना जाता है। यानी 5 जो पांडव पुत्र थे उन 5 की एक ही पत्नी थी द्रौपदी, इसलिए उसे पांचाली के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट 8th क्वेश्चन भास्कर का अर्थ है सूर्य, भूपति, महावीर या कुसुमाकर। तो भास्कर का तो अर्थ सभी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए सूर्य। क्वेश्चन नंबर 9 तात का अर्थ है पर्ण, तनय, जनक या तरंग। तो तात का अर्थ क्या है? जनक। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन मनीषा का अर्थ है दामिनी, बुद्धि, महिषी या वैजयंती। तो मनीषा किसे कहते हैं? बुद्धि को। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
तो देखिए दोस्तों, हमारा समानार्थी शब्द वाला जो पार्ट है वो यहीं समाप्त हो जाता है। हमें प्रत्येक टॉपिक के 10-10 क्वेश्चन लेने होते हैं, जिसमें से मैंने ये 10 समानार्थी क्वेश्चन लिए हैं। आप इसके अलावा भी अलग से क्वेश्चन ले सकते हैं जो आपको अच्छे लगे। ज़रूरी नहीं है कि यही बनाएं, और ये अच्छे लगते हैं तो ये भी बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विपरीत शब्द भंडार या विलोम शब्द, जिसे हम कहते हैं। विलोम यानी बिल्कुल उल्टा, और पहले हमने देखा था समानार्थी शब्द या शब्द भंडार। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, श्री गणेश का विलोम है। ऑप्शन नंबर ए प्रारंभ, बी इतिश्री, सी स्वीकृति और डी अंत। तो क्या होगा? इतिश्री यानी समाप्त। श्री गणेश का विलोम होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, भूगोल का विलोम है। अंतरिक्ष, पृथ्वी, खगोल या ब्रह्मांड। तो भूगोल का विलोम होगा खगोल। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, पंडित का विलोम क्या होगा? मूर्ख, महात्मा, बहुज्ञ या विधाता। तो पंडित का विलोम होगा मूर्ख, यानी पंडित जो सर्व ज्ञानी है, और मूर्ख जिसे कुछ नहीं आता है, तो इसका विलोम हो जाएगा मूर्ख। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, प्रेम का विलोम है। ए कृपा, बी राग, सी मुक्ता, डी घृणा। तो ऑप्शन नंबर डी घृणा प्रेम का विलोम शब्द होगा। प्रेम का समानार्थी शब्द स्नेह होगा और विलोम शब्द इसका घृणा होगा, या हम बोलते हैं जिससे नफरत करना भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घृणा करना। क्वेश्चन नंबर 5 है, अतिथि का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए अतिथेय, ऑप्शन बी आगंतुक, ऑप्शन सी पाहुन, ऑप्शन डी अभ्यागत। तो अतिथि का विलोम क्या होगा? आतिथेय। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुग्ण का विलोम क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अस्वस्थ, ऑप्शन नंबर बी व्याधिग्रस्त, ऑप्शन नंबर सी स्वस्थ, ऑप्शन नंबर डी बीमार। तो रुग्ण का विलोम क्या होगा? स्वस्थ। रुग्ण का मतलब होता है रोगी या जिसे बीमारी हो वह, और इसका विपरीत क्या हो जाएगा? जो बिल्कुल स्वस्थ है। ये तीनों अस्वस्थ, व्याधिग्रस्त और बीमार, तो इसके समानार्थी शब्द हो गए हैं। इसका विपरीत शब्द है स्वस्थ। क्वेश्चन नंबर 7 है, ध्वंस का विलोम क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए निर्माण, बी संहार, सी क्षय और डी विनाश। तो ध्वंस का विलोम शब्द क्या होगा? निर्माण करना। ध्वंस का मतलब होता है बिगाड़ना, तोड़ फोड़ करना या विनाश करना, और इसका विपरीत अर्थ हो जाएगा निर्माण करना या बनाना। क्वेश्चन नंबर डी है, विधवा का विलोम क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है बनीता, बी कामिनी, सी सधवा और डी अबला। तो विधवा का विलोम शब्द क्या होगा? सधवा, यानी वह स्त्री जिसका पति जीवित हो सधवा कहलाती है, और जिसका पति मृत्यु को प्राप्त हो गया वह विधवा कहलाती है।
तो विधवा का विलोम शब्द हो जाएगा सधवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवा का विलोम क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए दिवस, बी रात्रि, सी वार और डी वाशर। तो दिवा का विलोम शब्द क्या होगा? रात्रि। दिवा किसको कहते हैं? दिन को, और रात्रि बिल्कुल उसका उल्टा हो जाएगा, यानी दिवा दिन में प्रकाश रहता है और रात्रि में अंधकार हो जाता है। तो प्रकाश का जैसे विलोम शब्द अंधकार होगा, वैसे ही दिवा का विलोम शब्द रात्रि होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वियोग का विलोम क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए विच्छोह, बी विप्रलंब, सी विरह, डी संयोग। तो वियोग का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी संयोग। नेक्स्ट देखते हैं, संख्या श्रृंखला। तो विपरीत शब्द भंडार या विलोम शब्द यहीं समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है अपना संख्या श्रृंखला, या हम इंग्लिश में इसे कह सकते हैं नंबर सीरीज। फर्स्ट क्वेश्चन है 7, 14, 21, 28, 35, उसके बाद में खाली स्थान है और नेक्स्ट है 49। तो क्या लॉजिक लग रहा है इसमें? देखिए साफ दिख रहा है, 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 तो इंटू 6 आएगा। तो 7 6 जा 42 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अपने को इसी तरीके से सारी सीरीज करनी है, तो आप देख लीजिए स्क्रीन पे चल रही है। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं लॉजिक बता दूंगी। आप ये भी सीरीज ले सकते हैं और दूसरी भी कोई सीरीज आप ले सकते हैं। पूरी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमें 10 करने होते हैं, जो आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं, देख लीजिए। टेन नंबर सीरीज कितनी इजी है, 10, 20, 30, 40, तो नेक्स्ट क्या आएगा 50। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वैसे ही सारी ही बहुत इजी है, आपको लॉजिक मिल जाएंगे। अगर फिर भी नहीं मिले तो आप कमेंट कर दीजिएगा, जो भी सीरीज आपसे नहीं हो रही उसका लॉजिक मैं बता दूंगी आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, ये 10 क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। नेक्स्ट 4th नंबर टॉपिक है, जो है वर्गीकरण संबंधी प्रश्न। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राम प्रेम से लंबा है जो कि श्याम से छोटा है। बंटी विमल से लंबा है परंतु प्रेम से छोटा है। श्याम राम से छोटा है, तो सबसे लंबा कौन होगा? तो राम प्रेम से लंबा है जो कि श्याम से छोटा है, तो जो किसके लिए आएगा? प्रेम। राम है वो प्रेम से लंबा है, लेकिन प्रेम है वो श्याम से छोटा है। बंटी विमल से लंबा है लेकिन प्रेम से छोटा है, तो प्रेम से छोटे कौन आ जाएंगे? बंटी विमल श्याम राम से छोटा है, तो सबसे लंबा कौन हुआ? सबसे लंबा राम हुआ। उसके बाद में सभी लोग आएंगे। तो इसी तरीके से हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सेकंड क्वेश्चन है, अनिल
आनंद से भारी तथा आनंद विजय से भारी है, तो रमण अनिल से भारी है, तो सबसे भारी कौन होगा? अनिल है वो आनंद से भारी है और आनंद है वो विजय से भारी है, यानी अनिल, आनंद, विजय, फिर रमण अनिल से भारी है, तो रमण सबसे ऊपर आ जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है सबसे भारी कौन है, तो सबसे भारी रमण आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, रमण। क्वेश्चन नंबर 3 है, परीक्षा में राम को श्याम से अधिक अंक मिले परंतु मोहन से कम, श्याम के कृष्ण से अधिक अंक आए, तो सबसे कम अंक किसके आए? तो इसका जो आंसर है वो कृष्ण हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं आए तो कमेंट कर दीजिएगा, बता दूंगी। बहुत इजी क्वेश्चन है। 4th नंबर क्वेश्चन है, लीलावती कलावती से छोटी है किंतु उतनी नहीं जितनी फूलवती छोटी है। सोमवती पुष्पवती से छोटी है। सोमवती पुष्पवती से छोटी है लेकिन कलावती से बड़ी है। इन सब से छोटी कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फूलवती। ये ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी दोनों में ही फूलवती लिखा हुआ है। कंफ्यूज करने के लिए कोई बात नहीं, लेकिन फूलवती ही होगा। आप बी और सी में से कोई भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, बी से ए अधिक अमीर है, ए से सी अधिक अमीर है, सी से डी अधिक अमीर है, ई सबसे अधिक अमीर है। यदि सभी को क्रम में बिठाया जाए तो मध्य में कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा सबसे मध्य में अमीर। राम श्याम से बड़ा है, श्याम हरि से बड़ा है, बताइए सबसे छोटा कौन है? ऑप्शन नंबर ए, हरि सबसे छोटा है। क्वेश्चन नंबर 7, अजय 42 लड़कों के वर्ग में शुरू से 18वें स्थान पर है, तो बताइए कि वह अंत से कौन से स्थान पर होगा? तो 42 में से 18 स्थान हम घटा देंगे, तो ऑप्शन नंबर बी 25 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, 22 सैनिकों की एक पंक्ति में रणवीर बाईं ओर से 5 स्थान हट गया, अब वह बाएं सिरे से 10वें स्थान पर हो जाता है, बताइए उसकी प्रारंभिक स्थिति दाएं सिरे से क्या थी? ऑप्शन नंबर ए है 14, ऑप्शन नंबर बी है 8, ऑप्शन नंबर सी है 9, ऑप्शन नंबर डी है 11। तो इसका आंसर हो जाएगा 8वीं स्थिति है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 21वें एवं बाएं से 22वें अक्षर के बिल्कुल बीच का अक्षर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है एल, बी है पी, सी है आई और डी है एन। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, एन। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर है ए एफ, बी जी, सी ई, डी जे। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा एफ। तो यहाँ पे हमारे वर्गीकरण संबंधी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। नेक्स्ट आता है रक्त संबंधी प्रश्न। रक्त संबंधी प्रश्न, इसे हम इंग्लिश में ब्लड रिलेशन भी कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ए व बी बहनें हैं, सी ए का भाई है, डी ई का भाई है, यदि ई बी की बेटी है तो डी की मौसी कौन है? ए और बी दो बहनें हैं,
और सी ए का भाई है, यानी ए और बी दोनों का भाई सी है। डी ई का भाई है। यदि ई बी की बेटी है, यानी बी की बेटी है ई, तो डी ई का भाई हो गया। तो ई फीमेल हो गई और डी मेल हो गया, तो डी की मौसी कौन होगी? तो ऑप्शन नंबर ए। तो ए और बी दो ही तो बहनें थी, सी तो भाई था उनका, तो वो तो मामा हो गया। बी उसकी माँ है और ए उसकी मौसी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा और ए इसकी मौसी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यदि कमल कहता है कि रवि की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, तो कमल रवि से किस प्रकार संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए दादा, बी मामा, सी पिता, डी भाई। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी मामा। क्वेश्चन नंबर 3 है, चित्रा ने एक व्यक्ति की ओर इंगित करते हुए कहा, इसकी पत्नी मेरे दादाजी के पोते की माँ है। तो चित्रा उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है पुत्री, बी है भांजी, सी है पत्नी और डी है माँ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा पुत्री। क्वेश्चन नंबर 4 है, मिनी यदि नेहा की चचेरी बहन है, तो नेहा मिनी के पिता की कौन होगी? ऑप्शन नंबर ए है भांजी, बी है बेटी, सी है भतीजी, डी है पोती। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा भतीजी। क्वेश्चन नंबर 5 है, एम की नानी आर है तथा आर की इकलौती पुत्री एस है, तो बताएं कि एस एम से किस प्रकार संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है भाई, बी है बुआ, सी है बहन, डी है माँ। तो एस एम से किस प्रकार संबंधित है? माँ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स वाई दोनों जेड के बच्चे हैं। जेड एक्स का पिता है, परंतु वाई जेड का पुत्र नहीं है, तो वाई से जेड का क्या संबंध होगा? अगर पुत्र नहीं है तो क्या हुआ? पुत्री, और तो कोई रिलेशन होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा पुत्री। क्वेश्चन नंबर 7 है, सलीम करीम का पुत्र है और अब्दुल का ममेरा भाई है, तो करीम अब्दुल का कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए है मामा, बी है पिता, सी है चाचा, डी है नाना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा मामा। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक लड़के की ओर इशारा करके मीना कहती है कि वह मेरे दादा के अकेले लड़के का लड़का है, तो उसके साथ मीना का क्या संबंध हुआ? तो ऑब्वियसली बहन का ही रिलेशन होगा, क्योंकि इकलौता लड़का यानी उसके पापा, तो पापा का लड़का उसका क्या हुआ? भाई। तो उसका उस लड़के से क्या संबंध होगा? बहन का संबंध होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा बहन। क्वेश्चन नंबर 9 है, सुष्मिता का परिचय कराते हुए गीता ने कहा, सुष्मिता मेरे पिता की इकलौती पुत्री की माता की नातिन है। तो सुष्मिता गीता से किस प्रकार संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है भतीजी, बी है माता, सी है बहन, डी है पुत्री। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा पुत्री। क्वेश्चन नंबर 10, एक महिला ने एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे ससुर का इकलौता पुत्र है, तो वह महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित हुई? तो उस महिला का उस आदमी से
पत्नी का संबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर, पत्नी। तो दोस्तों यहीं पे हमारा ये समाप्त होता है। इसके बाद आता है अपना CS भाटिया निष्पादन बुद्धि परीक्षण माला, जिसमें सबसे फर्स्ट जो हम टॉपिक लेते हैं वो है आकृति संबंधी प्रश्न, यानी हमें आकृति दी जाती है और उसी में हमें आंसर देने को कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिए गए चित्र में आयतों की कुल संख्या है। तो देख करके बताइए आप कि कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर ए है 6, बी है 8, सी है 4, डी है 9। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर ए है 5, बी है 8, सी है 7, डी है 6। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न आकृति में वर्गों की संख्या है। ऑप्शन नंबर ए है 7, बी है 6, डी है 5, सी है 5, डी है 8। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा 7 कुल वर्गों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न चित्र में चतुर्भुजों की संख्या है। ऑप्शन नंबर ए है 20, बी है 18, सी है 21, डी है 22। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा 21। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिए गए चित्र में त्रिभुजों को कुल संख्या कितनी है। त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर ए है 7, बी है 12, सी है 9 और डी है 11। ऑप्शन नंबर डी 11 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न चित्र को कौन सी आकृति पूर्ण करती है। तो देख लीजिए दोस्तों, आपके सामने है, आप इसे आराम से कर सकते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। सेवन नंबर क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार से है, आप इसे भी इजीली कर सकते हैं, क्योंकि बाकी जो तीनों हैं वो सेम हैं, तो हमें सेम ही इसमें एडअप करना है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, निम्न आकृति में वर्गों की संख्या क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 10, ऑप्शन नंबर डी 12। तो ऑप्शन नंबर सी 10 इसमें वर्गों की संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न आकृति में कितने वर्ग हैं। ऑप्शन नंबर ए है 8, ऑप्शन नंबर बी है 7, ऑप्शन नंबर सी है 6, ऑप्शन नंबर डी है 9। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा 7, इसमें वर्गों की संख्या है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या है। ऑप्शन नंबर ए 14, ऑप्शन नंबर बी 18, ऑप्शन नंबर सी 16, ऑप्शन नंबर डी 20। तो 20 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं हम चित्र रचना परीक्षण में, जिसमें है कि एक कहानी हमें लिखनी होती है और उसका चित्र बनाना होता है, लेकिन कहानी है वो शिक्षाप्रद होनी चाहिए, जिससे बच्चों को शिक्षा मिले। तो जैसा कि यहाँ है खरगोश और उसके कई
दोस्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खरगोश और उसके कई दोस्त कहानी। एक बार की बात है, एक जंगल में एक खरगोश रहता था। उसके कई दोस्त थे। उसे विश्वास था कि खतरे में उसके दोस्त उसकी मदद करेंगे। एक बार एक कुत्ते ने खरगोश का पीछा किया और खरगोश बहुत तेजी से भागा। रास्ते में वह अपनी पुराने दोस्त बिल्ली से मिला। खरगोश बिल्ली दोस्त को कुत्ते से अपनी जान बचाने के लिए कहता है, लेकिन बिल्ली ने कहा, मित्र, मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ, मुझे अपनी पत्नी से मिलना होगा जो नदी के किनारे मेरा इंतज़ार कर रही है। इस जंगल में आपके और भी मित्र हैं, उनमें से कोई भी आपकी मदद कर देगा। इतना कहकर बिल्ली वहाँ से चला गया। फिर खरगोश अपने दोस्त घोड़े से अपने आप को बचाने को कहता है। घोड़े ने भी बिल्ली की तरह कहा कि मैं व्यस्त हूँ। खरगोश अपने सभी दोस्तों से मदद मांगता है, लेकिन हर एक दोस्त ने किसी न किसी बहाने से उसका अनुरोध ठुकरा दिया। फिर खरगोश अपनी जान बचाने के लिए एक छेद में जाकर घुस गया। कुत्ता खरगोश को बहुत ढूंढा लेकिन नहीं देख पाया। फिर वह वहाँ से चला गया। तो इसकी नैतिक शिक्षा जो है वो हमें मिलती है कि एक सच्चा दोस्त सारे झूठे दोस्तों से बेहतर है। यानी आप 100 दोस्त बनाओ और 100 के 100 ही झूठे हैं तो किसी काम के नहीं हैं। और अगर आपके पास एक दोस्त है लेकिन वह सच्चा है और आपका हर घड़ी में हर समय में अगर वह साथ दे सकता है, आपको लगता है पूरा पूरा कॉन्फिडेंस है कि वह तो मेरा साथ देगा, तो आपके लिए वह एक दोस्त ही काफ़ी है। यही शिक्षा हमें इस कहानी से मिलती है। तो देखिए दोस्तों, इसका डायग्राम हम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। कछुआ और 2 हंस। कहानी। एक तालाब में एक कछुआ और 2 हंस रहते थे। हंस शाम काल अपने घोंसले में चले जाते थे। कुछ दिनों बाद बारिश न होने से तालाब का पानी सूखने लगा। दोनों हंसों ने कहा, अरे मित्र, इस तालाब में कीचड़ ही बचा है। यह सुनकर कछुए ने कहा, अरे पानी बिना अब मेरे जीवन की आस मिटती जा रही है, इसलिए कोई उपाय सोचो। वह दोनों हंस बोले, धीरज नहीं छोड़ना चाहिए। कछुआ बोला, तुम कोई मजबूत लकड़ी लाओ और मैं अपने दांतों से उस लकड़ी को पकड़ लूँगा और तुम दोनों उसके छोर को पकड़कर मुझे किसी दूसरे तालाब में ले जाना। उन दोनों हंसों ने कहा, हम यही करेंगे, पर कृपा करके तुम चुप रहना, नहीं तो तुम नीचे गिर जाओगे। जब वे कछुए को लेकर के गए तो कछुए ने एक गांव देखा। वहाँ के लोग उन्हें देखकर बातें करने लगे। इस प्रकार उनका कोलाहल सुनकर कछुए ने कहा, ये कैसा शोरगुल है। पर इस तरह बोलते ही वह नीचे गिर गया और चोट लगने से अधमरा हो गया। बाकी नगरवासियों ने उसे पीट पीट कर मार दिया। तो इसकी जो नैतिक शिक्षा है वह हमें यही मिलती है कि कभी कभी मौन ही ज़िंदगी को बचाता है और बदल भी देता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें हर जगह बोलना ही चाहिए। कहीं कहीं ऐसी भी जगह या ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है जहाँ हमें अपने मुंह को बंद रखना चाहिए। इसका डायग्राम देखते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं हम नदी और कुआं। नदी और कुआं एक गांव के। चलिए दोस्तों देखते हैं नदी और कुआं कहानी। एक गांव के बाहर एक कुआं था ताकि वहां से गुजरने वाले थके प्यासे लोग अपनी प्यास बुझा सके।
वहाँ से कुछ दूर तक एक विशाल नदी बहती थी। नदी को खुद पर इतना घमंड था कि नदी रोज इस दृश्य को देखती कि हर कोई कुएं के पानी से ही अपनी प्यास बुझा रहा है। नदी को कुएं के ऊपर बहुत गुस्सा आया और कुएं से नदी बोली कि तेरी इतनी औकात कि तू मुझसे बराबरी करे। मैं पहाड़ों से होती हुई विशाल समुंदर में मिल जाती हूँ, मेरा रास्ता कोई नहीं रोक सकता और तुम यहीं पड़े सड़ते रहते हो। यह सुन कुआं बोला, बहन तुमने ठीक कहा, आखिर भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। तुम भटकते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करती हो और खोजती नीचे की ओर बहती हो, इसलिए खारी हो जाती हो, और मैं नीचे से ऊपर आता हूँ इसलिए मीठा हूँ। मेरा पानी हर कोई पीता है और घर भी ले जाता है। तुम प्यासे के पास जाती हो और प्यासा खुद चलकर मेरे पास आता है। कुएं की ये बातें सुन नदी का मुंह लटक गया और नदी चुपचाप चली गई। इससे यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में मिठास लाने के लिए शांत और विनम्र रहना बहुत ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, देखते हैं इसका डायग्राम। तो फ्रेंड्स, यही हमारी साइको टेस्ट की डायरी समाप्त होती है। आप मैटर कोई भी ले सकते हैं, कहानियाँ आप कोई भी ले सकते हैं। प्रश्नों की संख्या 10 ही रहेगी और जो इसका फॉर्मेट है वो यही रहेगा, लेकिन आप इसका मैटर चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।